अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो चैप्टर नंबर 12 के ऑल एमसीक्यूज़, क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था, बस इसके क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज़ रह गए थे, तो वो करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि अभी मैंने जो है वो 3 घंटे खड़े रहकर वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करनी है। अब 3 घंटे में से 1.5 घंटे तो वो टोटल वीडियो की लेंथ हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं 1.5 घंटा या उससे कम या उससे ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, और उसके अलावा जो है वो खड़े रहकर बाकी और लिखना और काम करना होगा। तो आप लोग जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मेरा यहाँ पर 3 घंटे खड़े रहना और आपका सिर्फ एक लाल कलर का बटन प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों तक शेयर कर देना, आई थिंक इसका कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। यानी मेरा यहाँ पर खड़े रहना 3 घंटे की मेहनत है और आपका सिर्फ एक बटन क्लिक करना है सब्सक्राइब का। तो आप जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने ये बात इसलिए यहाँ पर कही है ताकि आप लोगों को पता हो कि ये जो लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ अक्सर, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और वो टाइम अलग से है जो कि ये लेक्चर प्रिपेयर किया, क्योंकि स्लाइड बनाई और आंसर्स को जो है वो फाइंड किया, उनके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए, तो इस वजह से भी काफ़ी टाइम लगा। तो वो टाइम अलग है। अब एडिटिंग, रिकॉर्डिंग सब कुछ होता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लिया करें। तो यहाँ पर आ जाएं। अब जो है सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। वीडियो के आगे मैं ग्रुप्स के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। अच्छा भाई, तो 10 एमसीक्यूज़ यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। एमसीक्यूज़ तो आसान है, कोई ज़्यादा इतने मुश्किल नहीं है। अगर आपने यूनिट्स पढ़ लिया होगा, जो पीछे टॉपिक्स थे वो पढ़ लिए होंगे, तो ये एमसीक्यूज़ तमाम उधर ही से आए हुए हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो शुरू के तो आसान है, लेकिन आखिर के थोड़े मुश्किल हैं। वो लॉजिक है उसमें और रीजनिंग क्वेश्चंस हैं थोड़े, तो उसको भी मैं आपको करा दूंगा। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो एमसीक्यूज़ से रिलेटेड है। तो मेरे पास मोबाइल में पीडीएफ मौजूद है, आप लोगों को पीडीएफ मैं पहले ही प्रोवाइड कर चुका था। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ आते हैं, तो हम अपने एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले एमसीक्यूज़ में क्या कहा जाता है वो देख लेते हैं। तो पहले एमसीक्यूज़ में कहते हैं कि द वेव्स दैट हैव मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर टू ट्रीट ट्यूमर आर। तो वो वेव जिसके पास मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर होती है ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए, यानी कैंसर को जो है वो सही करने के लिए। कैंसर जो ट्यूमर की वजह से आपको पता है कैंसर होता है, तो कैंसर में कौन सी जो है वो वेव इस्तेमाल की जाती है और उस वेव की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे हाई होनी चाहिए। आपको पता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ये भी इस्तेमाल की जाती है और गामा रे, लेकिन गामा रे की जो पेनिट्रेशन होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसका जवाब है आपके पास गामा रे, ठीक है। सी इसका जवाब है, गामा रेस। तो इसकी पेनिट्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है तमाम रेस में जो कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ी हैं। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस यूज्ड इन रेडियोथेरेपी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल आर। अच्छा, तो वो कौन सी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस हैं जो कि यूज़ की जाती हैं रेडियोथेरेपी में डिस्ट्रॉय करने के लिए कैंसर सेल को। तो ये जो है हम पढ़ चुके थे, इसको जो है हमने अच्छी तरीके से स्टडी किया था कि ये एक्सरे होती हैं, ठीक है। एक्सरे जो है ये काम करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं कैंसर सेल को, ठीक है, रेडियोथेरेपी में। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एक्स रेस, ठीक है, एक्स रेस। तो अगर आप ऊपर जाएं तो इसका आंसर जो है वो आपको उसमें भी मिल जाएगा। एक्सरे की जो यूजेस दिए हुए हैं उसके अंदर भी ये चीज़ आपको लिखकर इन्होंने दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्यूमर एंड आगे जो है चीज़ें लिख के दी हुई हैं। आप ऊपर थोड़ा सा जाएंगे ना, पेज स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब कहते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डायमंड इन, हाँ, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डायमंड इज़। तो आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट बतानी है डायमंड में। तो आपको पता है हमारे पास लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ होती है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि डायमंड के अंदर कितनी होगी। ये जो मैंने स्पीड आपको बताई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये वैक्यूम में है, ठीक है, ये वैक्यूम में होती है। लेकिन यहाँ पर आपने डायमंड के अंदर बतानी है। तो देखिए, इसको पता करने का एक छोटा सा तरीका है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको पता है क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, मैं एस लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एम से लिख रहा हूँ। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन्होंने दे दिया है। कहते हैं कि वेयर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया, 2.5। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको पता है 3 × 10⁸ होता है।
अब आपको जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड आपको पता चल जाएगा। तो इसको सेट करा दीजिए। तो ये हो गया आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड डिवाइड कर दीजिए 2.5 से। तो आपके पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं भी इसे जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। आप चाहें तो सिंपल कैलकुलेटर की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप चाहें तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से भी कैलकुलेट। लेकिन सिंपल कैलकुलेटर में एक प्रॉब्लम रहेगी कि आप ये जो पावर है ये नहीं डाल सकते, ये जो एक्सपोनेंट है ये नहीं लगा सकते। 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 2.5। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, एस एम जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 1.2 मल्टीप्लाई 10⁸ आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, और वो मीटर पर सेकंड तो आपका आना ही है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखो मैंने यहाँ लॉजिक भी बता दिया कि ये कैसे हुआ। आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम क्या है आपके पास, मीडियम जो है वो आपके पास एक डायमंड है। तो आपको वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो डायमंड में क्या स्पीड होगी वो आप पता कर लोगे फॉर्मूले की मदद से। तो इसका जवाब क्या है ये देख लेते हैं। इसका जवाब है हमारे पास ए 1.2 मल्टीप्लाई 10⁸। ठीक है, इसका जवाब है ए, और उससे पहले का जवाब था मेरे पास सी। ठीक है, अच्छा भाई, कहते हैं कि द ग्रुप कंटेनिंग ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखो जहाँ भी साउंड वेव आ रहा है वहाँ पर आपको पता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हो सकती, क्योंकि साउंड वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो ग्रुप ए जो आपको दिया हुआ है, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, लाइट वेव्स, उसके बाद है आपके पास रेडियो वेव्स, और आखिर में है आपके पास माइक्रोवेव, जो कि माइक्रो ओवन के अंदर आपके पास आ रही होती है। ठीक है, माइक्रोवेव्स। तो इसका जवाब आ गया हमारे पास ए। आ जाओ अब 5वें का जवाब करते हैं, 5वें का सलूशन देखते हैं। कहते हैं कि द लिस्ट दैट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ एन इंक्रीजिंग वेव लेंथ इज। तो आपने जो है वो लिस्ट बतानी है इन चारों में से, यानी 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से वो लिस्ट बतानी है जिसमें आपके पास वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही होगी। यानी पहले वो वेव बताओ जिसमें वेवलेंथ जो है वो छोटी हो, उसके बाद वो वेव बताओ जिसमें वेवलेंथ ज़्यादा हो, उसके बाद वो वेवलेंथ जिसमें वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो। तो आपको पता है कि गामा रे की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा, और एक्स रे की उससे कम। लेकिन आपको बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने बताना है। ठीक है, तो एक्स रे की वेवलेंथ जो है वो आपके पास क्या होती है, अच्छा इसका जवाब जो है वो डी है। गामा रे की वेवलेंथ सबसे छोटी आ रही होती है जब भी उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है ना। हमने पढ़ा था ना कि एनर्जी अगर ज़्यादा आ रही है तो वेवलेंथ छोटी आएगी। तो गामा रे की एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास एक्सरे की जो वेवलेंथ आती है वो गामा रे से ज़्यादा आती है। एक्सरे में एनर्जी कम होती है गामा रे के मुकाबले में। अच्छा, माइक्रोवेव में एनर्जी सबसे कम आती है एक्सरे और माइक्रोवेव के मुकाबले में, लेकिन इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि वेवलेंथ जितनी बड़ी होती जाती है एनर्जी उतनी कम होती जाती है। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर क्या है, ठीक है, गामा रेस, उसके बाद है आपके पास एक्स रेस, और उसके बाद है आपके पास आखिर में माइक्रो वेव्स। ठीक है, ये हो गया। ये तीनों की तीनों हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अच्छा भाई, छठे में बोलते हैं द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज इन सिक्योरिटी सेंसर एट नाइट इज। तो वो कौन सी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये चारों की चारों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको दी हुई हैं। इन चारों में से कौन सी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है नाइट में, यानी रातों में। तो वो है आपके पास इंफ्रारेड। इसकी मदद से आपने देखा होगा कि इंसान जो है वो एक ख़ास तरह का जो है वो इंस्ट्रूमेंट आता है, अगर वो लगाकर आप इंसान को देखोगे तो इंसान लाल कलर का नज़र आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये वेव्स जो हैं वो इंसान के अंदर से निकल रही होती हैं। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स। अच्छा, अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट पास फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास एंड इट्स रिफ्रैक्टेड, द वेव कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन अनचेंज इज इन। अच्छा भाई देखो, हमारे पास एक वाइट लाइट है, एक नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट है, वो पास होती है आपके पास एयर से और ग्लास में जाती है, एयर से ग्लास में जाती है।
तो जब वो एयर से ग्लास में जाएगी तो उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी कौन सी ऐसी खसूसियत है जो चेंज नहीं होगी, यानी उस वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी और उस वेव की जो है वो उस वाइट लाइट की वेव की जो है वो वेवलेंथ चेंज नहीं होगी या एनर्जी चेंज नहीं होगी या क्या चीज़ चेंज नहीं होगी आपने बताना है, या स्पीड चेंज नहीं होगी। तो देखो हमने पढ़ा था, मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो, ठीक है। अच्छा इसमें यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आपके पास था, ये आपके पास था 5 आपके पास था डी, ठीक है, इसमें मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, और 6 आपके पास था ए, ठीक है, और 7 आपके पास था बी, ठीक है, ये है इसका पैटर्न। अच्छा 8 में पूछते हैं द टाइप्स ऑफ वेव्स दैट आर यूज इन द टेलीविजन रिमोट्स कंट्रोलर्स आर। तो वो कौन सी वेव्स हैं जो कि रिमोट कंट्रोलर में यूज़ की जाती हैं, यानी जब आप रिमोट प्रेस करते हो तो वो कौन सी वेव्स हैं जो उसमें से निकलती हैं। तो वो होती हैं हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं वो। तो इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं हमारे पास रिमोट में से। मैंने वो वेव्स आपको देखना भी सिखाई थी कि आप चाहें तो कैसे देख सकते हैं। द कलर दैट इज़ लीस्ट डेविएटेड बाय अ प्रिज्म। तो वो कलर जो सबसे कम डेविएट होता है प्रिज्म में वो होता है रेड, और जो सबसे ज़्यादा जो है वो आपके पास डेविएट होता है वो होता है वायलेट। तो जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतना ही कम जो है वो कलर डेविएट होगा। तो आपके पास रेड रे है, यहाँ पर रेड रे कह लो या रेड कलर कह लो, ठीक है, एक ही बात है। अब आ जाते हैं आखिरी जो कि है आपके पास 10 में कहते हैं द ऑप्टिकल फिनोमिनन इन विच द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर्स अकर इज कॉल्ड। तो ये तो सीधा सीधा आपसे डिस्पर्जन का डेफिनेशन लिख दी है इन्होंने। हमें पता है कि डिस्पर्जन में क्या होता है कि जब किसी प्रिज्म से आप वाइट लाइट को गुजारते हो तो वो वाइट लाइट अपने 7 कलर्स में टूट जाती है। तो इसका हमारे पास था बी, ठीक है, इसका हमारे पास था सी और इसका हमारे पास था सी डिस्पर्जन, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न था, एक बार और बता देता हूँ मैं। फर्स्ट का आपके पास था गामा रे, सेकंड का आपके पास था एक्स रे, और थर्ड का आपके पास था 1.2 × 10⁸, और फोर्थ का आपके पास था लाइट वेव, रेडियो वेव और माइक्रोवेव्स, और 5 का आपके पास था गामा रेस, एक्स रे, माइक्रोवेव्स, और 6 था आपके पास इंफ्रारेड, 7 था आपके पास फ्रीक्वेंसी, 8 था आपके पास इंफ्रारेड, और आपके पास 8 था रेड रेस या रेड लाइट कह लो जिससे आप कहना चाहो तो, और डिस्पर्जन। तो ये थी आपके पास इसकी जो है वो टेक्निक्स। अब अगर इसमें जो है वो कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो मैं इंशाल्लाह इसको जो है वो और भी बता दूंगा। आप लोग जो है वो व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, और ग्रुप्स का भी मैं इंशाल्लाह अभी आपको बता देता हूँ ताकि ग्रुप्स का भी जो है वो आपको समझ में आ जाए कि ग्रुप्स का क्या तरीक़ेकार है हमारे पास, ठीक है। चलें इसको जो है वो रिमूव करते हैं और ग्रुप्स का बता देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे तो, या चाहे तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा चलो इसको रिमूव करके ग्रुप्स का बता के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन आंसर्स आसान है लेकिन लॉजिकल है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही लॉजिक पे था। न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत कम थे, और जो न्यूमेरिकल्स इसमें आए हैं वो तमाम के तमाम 1-2 फार्मूले से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप का मैं आपको बता दूं कि ग्रुप की जो फ़ीस है वो हमने 1500 कर दी है। इसकी वजह क्या बनी, क्योंकि हमारे सेशन 1 सेशन 2 कंप्लीट हो चुके हैं। फ़ीस बढ़ाने की जो वजह बनी वो हमारे पास ये बनी कि आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तमाम चीज़ों को मैनेज करना होता है, रिकॉर्डिंग होती है, तो हर चीज़ जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही थी चीज़ों की, तो जिसके लिए हमने इसकी फ़ीस बढ़ाई ग्रुप की। अच्छा इसी फ़ीस में आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, नोट्स, बुक्स और लेक्चर्स और टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, तमाम चीज़ें, ठीक है। तो ग्रुप में ऐड होना चाहो तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर कांटेक्ट कर लेना, इंशाल्लाह ग्रुप में आपको हम ऐड कर लेंगे। अब जो है वो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं वो हमारे किस तरह से होंगे। क्वेश्चन आंसर्स आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा आज गर्मी काफ़ी है तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जाता है कि डिफाइन डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो सबसे पहला जो टॉपिक था उसी को यहाँ पर इन्होंने डिफाइन करने का आपको कह दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन एंड आंसर। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है 1 का ए। ठीक है, 1 का ए पार्ट आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। तो कहते हैं कि डिफाइन डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसका आंसर जो है वो देख लो और चाहो तो लिख भी लेना ताकि हमेशा जो है वो इसका आंसर आपको याद रहे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास डिफाइन कहा है, तो बस हमने डेफिनेशन बतानी है, इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो लिखा हुआ है कि स्प्लिटिंग वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी उसके हिस्सों में टूट जाना। कलर व्हेन इट्स पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। तो जब कभी भी आप जो है वो लाइट को, वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हो तो वो अपने कंपोनेंट में टूटती है, यानी 7 कलर्स में टूटती है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2 यानी 1 का पार्ट बी पर। कहते हैं कि डिस्क्राइब द डिस्पर्जन ऑफ लाइट व्हेन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। देखो, अब डिफाइन करना है, मतलब अब जो है ना वो डिस्क्राइब करना है, यानी डिटेल में बताना है। पहले सिर्फ डिफाइन करने के लिए कहा था, क्वेश्चन ये सेम ही है एक तरह से, लेकिन पहले सिर्फ डेफिनेशन पूछी थी। अब बोला है डिस्क्राइब करो। तो जब उसने डिस्क्राइब कर दिया तो मैं डिटेल में जवाब दूंगा इसका। तो डिटेल आंसर इसका ये लिखा हुआ, व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। तो बाकी आपको पता है कि जब वाइट लाइट गुजारी जाती है प्रिज्म में से तो वो अपने 7 कलर्स में टूटती है। और वो 7 कलर्स कौन से हैं? एक्रोनियम भी मैंने उसका आपको बताया था, वॉयलेट, इंडिगो, उसके बाद जो है वो ब्लू, और दूसरे कलर आपके पास जो है वो आ रहे थे। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से वो कलर थे हमारे पास। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसका एक्रोनियम हमारे पास क्या बना था? एक्रोनियम याद रखना, VIBGYOR। तो ये आपके पास इसका एक्रोनियम बना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो ये हमारा बी हो गया। तो ये एज इट इज़ लिख लेना। ठीक है, मैं डिफाइन आपको पहले ही ये सवालात कर चुका हूँ। अच्छा, अब रेम्बो से रिलेटेड, रेम्बो हर बच्चे ने देखा ही होगा अपनी ज़िंदगी में, तो उससे रिलेटेड अब पढ़ भी लिया था हमने, अब उसका जवाब भी देते हैं क्वेश्चन में। एक्सप्लेन हाउ द रेम्बो इज़ प्रोड्यूस ऑन अ रेनी डे। तो वो बरसात के मौसम में रेम्बो कैसे बनता है ये आपको बताना है। आपने अक्सर गर्मी के मौसम में, जब गर्मी हो, बारिश ना हो रही हो, तो उस वक्त रेम्बो नहीं देखा होगा। जब भी रेम्बो देखा होगा बरसात के मौसम में ही देखा होगा, या तो बारिश रुक गई होगी या तो हल्की हो रही होगी, तो ही रेम्बो नज़र आता है। तो ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है ना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स, ये पूरा का पूरा रेम्बो से रिलेटेड है। तो अगर ये पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप लिखना टॉपिक 12.1 ME इंग्लिश सेंटर और फिज़िक्स लिख देना। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने ये डिटेल में जो है ये बताया था, डिटेल में ये चीज़ जो है वो पढ़ा दी थी वहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी बता देता हूँ। द रेम्बो इज़ वन ऑफ नेचुरल मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस व्हेन अ रेम्बो अपीयर्स। अच्छा देखो, रेम्बो जो है ना वो नेचुरली पैदा होता है, यानी आर्टिफिशियली हम पैदा नहीं कर रहे होते हैं। प्रिज्म से लाइट गुजारना वो तो हम आर्टिफिशियल काम है ना, क्योंकि हम खुद लाइट गुजारते हैं। लेकिन रेम्बो में क्या होता है कि सन से आने वाली लाइट वाटर का जो ड्रॉपलेट्स होती है ना, यानी पानी के कतरे, उसमें से गुजरती है और फिर वो जो है वो अपने हिस्सों में टूट जाती है। उसमें रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो ये पूरा का पूरा इसका जवाब है। इसका मैंने डिटेल आंसर यूँ दिया क्योंकि इसमें इन्होंने कहा था एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने का जब भी कहते हैं तो डिटेल में जवाब देते हैं, और छोटी सी डायग्राम बराबर में बनी हुई है वो भी बना लेना। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में ये चीज़ जो है वो पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ आंसर्स बहुत ज़्यादा हैं इधर, आज हमने बहुत ज़्यादा आंसर्स के जवाब देने। एक्सप्लेन हाउ द कलर्स आर रिलेट टू डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो ये जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है कि हर कलर की क्यों अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी अलग रेंज में होती है, ठीक है, और वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी अलग रेंज की होती है। ऐसा नहीं है कि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी भी एक ही और वायलेट कलर की। तो ये जो है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंस होते हैं। तो ये डिफरेंस कैसे आते हैं ये आपने जो है वो बताना है। तो इसका आंसर जो है वो देख लो, ईच स्पेसिफिक वेवलेंथ कॉरिस्पॉन्ड टू अ डिफरेंट कलर एंड व्हेन ऑल द वेवलेंथ आर प्रेजेंट इन अपीयर एज वाइट लाइट। तो याद रखना हर कलर की एक ख़ास जो है वो वेवलेंथ होती है,
और ये तमाम के तमाम कलर जो हैं, ये 7 कलर वाइट लाइट के अंदर मौजूद होते हैं। अगर आप ये 7 कलर देखना चाहें तो क्या करेंगे, आप जो है वो लाइट को, वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये आपको 7 कलर जो है वो नज़र आ जाएंगे। चलो अब जो है वो आगे करते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो आगे क्या लिखा है। आगे आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि, आगे देख लीजिए आगे क्या लिखा हुआ है। अब आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। हमारे पास 2 ही क्वेश्चन थे, 3A देख लेते हैं। ठीक है, 3A क्वेश्चन है हमारे पास, 3A क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका भी पूरा का पूरा आंसर लिख लेना, चाहो तो कलर से वो छोटी सी जो डायग्राम मैंने दी हुई है वो भी बना लेना ताकि अच्छा सा लगे। अच्छा, 3A में कहते हैं ये आपको कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिंपल क्या होती है ये बता दो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसफर वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछा है तो सबसे पहले उसकी नेचर बतानी होगी, ट्रांसफर नेचर होती है। इट इज़ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑक्सिलेटिंग नॉट मटेरियल। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, कोई मटेरियल इसमें नहीं होता। और बाकी ये वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है, मटेरियल में भी ये ट्रैवल करती है, लेकिन जब मटेरियल में ट्रैवल करती है तो इसकी स्पीड जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा 3A हो गया, इसका भी जवाब लिख लेना। अब आ जाओ 3B के ऊपर आ जाओ, इसमें क्वेश्चंस बहुत हैं। लिस्ट द नेम कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। तो वो आपने कंपोनेंट लिखने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, यानी आपने वो वेव्स बतानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जिसमें जो वेवलेंथ है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, डिक्रीज़ होती जानी चाहिए। अब आपको पता है वेवलेंथ जैसे जैसे डिक्रीज़ होगी एनर्जी वैसे वैसे इंक्रीज़ करेगी। तो इसका आंसर, यानी देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कंपोनेंट वो क्या होते हैं, कंपोनेंट वो आपके पास वही होते हैं, रेडियो वेव, एक्सरे, लाइट वेव, ये सब उसके कंपोनेंट होते हैं। अब इंक्रीज़ होनी चाहिए उसकी एनर्जी और डिक्रीज़ होनी चाहिए उसकी वेवलेंथ। तो ये आपके पास बिल्कुल यही चीज़ लिख के इन्होंने दी हुई थी, द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये पूरा का पूरा आंसर है, इसको डिटेल में लिख लेना। मैं थोड़ा सा इसको बता भी देता हूँ। देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी एक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, समझ लो ये एक स्पेक्ट्रम है। अब इसकी जो है वो ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जांपल समझ लो 10th की पावर 8 से ये शुरू हो रही है और 10th की पावर 18 पे ये जाकर ख़त्म हो रही है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम के अंदर आपके पास रेडियो वेव भी आती है, वो कंपोनेंट होता है इस स्पेक्ट्रम का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। उसके बाद आती है आपके पास जो है वो माइक्रोवेव, उसके बाद आती है इंफ्रारेड वेव्स, उसके बाद आती है विजिबल वेव्स, उसके बाद आती है आपके पास अल्ट्रावायलेट वेव, फिर आती है एक्सरे, फिर आती है गामा रे। अब इन सब की फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ अलग अलग होती है, एक रेंज होती है, तो जो हम डिटेल में चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। देखो 3 टॉपिक पर मुश्तमिल ये चैप्टर था जिसमें मैंने ये तीनों टॉपिक्स बहुत डिटेल में बताए थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेके समझाया था। तो अब वापस दोबारा तमाम टॉपिक्स समझाना मुश्किल नहीं है, लेकिन हवाले दे रहा हूँ, थोड़े बहुत बता रहा हूँ, तो अगर नहीं देखा है वीडियो तो भी कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये लिख लेना। सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो याद रखना गामा रेस में होती है और सबसे छोटी उसकी वेवलेंथ होती है। सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास रेडियो वेव में होती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अच्छा, लिस्ट कहा था, एक्सप्लेन भी कहा था, तो इसलिए मैंने डिटेल में बताया था। ठीक है, अभी आ जाओ 3C पे। 3C में कहते हैं कि अल्ट्रावायलेट रे हैव अ हायर फ्रीक्वेंसी देन रेडियो वेव्स, कैन अल्ट्रावायलेट रेव्स ट्रैवल फास्टर इन अ वैक्यूम। तो याद रखना फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो किसी भी वेव की, तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ही स्पीड में मूव करेंगी वैक्यूम में, वो है 3 × 10⁸ ठीक है, ये लॉजिक याद रखना, मीटर पर सेकेंड। तो तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ही फ्रीक्वेंसी से जो है वो मूव करती हैं, चाहे वो रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, इंफ्रारेड वेव हो, अल्ट्रा वायलेट वेव हो। तो इसका आंसर भी लिख लो, ये तो वर्डिंग बता दी मैंने। तो यहाँ देख लो, द 2 वेव्स टाइप्स हैज़ द सेम स्पीड इन वैक्यूम विच इज़ इक्विवेलेंट टू 3 × 10⁻108 का मतलब है 10⁸8। तो ये ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि अक्सर ऑप्शन नहीं होता पावर देने का, तो ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है ऐसे लिखना है। ठीक है, आप ऐसे लिख लेना छोटा करके।
द डिफरेंट इन दैट रेडियो वेव हैव लोअर फ्रीक्वेंसी बट लोअर वेव लेंथ देन द अल्ट्रा वायलेट वेव। तो इनकी फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ में तो फ़र्क है, लेकिन स्पीड जो है इनकी सेम होती है। ठीक है, अच्छा भाई अब आ जाओ, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 4A का जवाब देख लो क्या है। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज एंड रेडियो सिग्नल्स। तो आपके पास जो अल्ट्रा वायलेट रेस हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, यानी दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपको ये पता है, अल्ट्रा वायलेट रेस एंड रेडियो सिग्नल। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, चलो तो तीनों जो पार्ट्स हैं एक ही साथ कराऊंगा, तीनों पार्ट्स का आंसर एक ही साथ लिख दूंगा, ABC। ठीक है, तो वो देख लो क्या है इसका आंसर आपके पास। सबसे पहले कहते हैं कि विच वन ट्रेवल एट अ फास्टर स्पीड। तो हम बता चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं कि चाहे कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उन तमाम की स्पीड सेम होती है। कोई सी से मुराद उसके कंपोनेंट है, चाहे वो रेडियो वेव हो, इंफ्रारेड वेव हो, उन तमाम की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, उन तमाम की स्पीड सेम होती है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸, और यही स्पीड जो है वो रेडियो सिग्नल की भी है। अच्छा, दूसरे में कहते हैं आपसे विच वेव्स हैज़ अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के दोनों में फ़र्क आएगा। वायलेट, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज हैव अ लार्ज फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है अल्ट्रा वायलेट की। रेडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी आर, रेडियो सिग्नल से ये इसको एस लगाया हुआ है। ठीक है, रेडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसीज आर लोअर देन दैट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। अच्छा, उसके बाद है आपके पास सी में कहते हैं कि विच वेव्स हैज़ अ ग्रेटर वेवलेंथ। तो वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी? तो मैंने आपको बताया था जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो अल्ट्रा वायलेट रेज हैव अ लोअर वेवलेंथ देन दैट ऑफ रेडियो सिग्नल। रेडियो सिग्नल हैव अ लार्ज वेवलेंथ। अब इनकी वेवलेंथ ज़्यादा क्यों है रेडियो सिग्नल की? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, और हमने ये पढ़ रखा है जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम वेवलेंथ। ठीक है, अच्छी तरीके से हम पढ़ चुके हैं ये। 5 का ए, तमाम आंसर साइड में चल रहे होंगे तो वो लिख लेना। और आज गर्मी काफ़ी है तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि पसीना आज बहुत आ रहा है, और ऊपर से मुझे थोड़ा हो रहा है तबीयत ख़राब और बुखार। लेकिन 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी तो मैंने आज कोशिश करके वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए खड़ा हो गया। तो मैं कहा भाई अब वीडियो बनानी है। अभी हमारे पास 7 सवाल और रहते हैं। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव के मेन सोर्सेज बताओ कि कैसे ये पैदा की जा रही होती है। तो रेडियो वेव्स आर रेडिएटेड बाय चार्ज पार्टिकल्स व्हेन दे आर एक्सेलरेटेड। तो जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं तो क्या होता है, आपके पास ये रेडियो वेव्स पैदा होती हैं। चार्ज पार्टिकल से मुराद जब आपके पास एक एंटीना में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये सब मूव करता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जिसकी वजह से आपके पास रेडियो वेव पैदा हो रही होती है। सिंपल अगर देखा जाए तो ट्रांसमिटिंग एंटीना जो है वो ये वेव पैदा करता है। इसका पूरा का पूरा आंसर लिख लेना, ठीक है। 5B, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रेडियो वेव्स इन कम्युनिकेशन। तो रेडियो वेव कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए की जाती है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी इसकी एनर्जी कम होती है। तो एनर्जी जब कम होगी तो इंसान को कम नुकसान पहुंचाएगी। ये चीपर होती है, यानी आसानी से पैदा कर ली जाती है ये वेव, और इसके इस्तेमालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये इसका जवाब देख लो क्या लिखा हुआ है। इट इज़ चीपर टू सेंड इंफॉर्मेशन यूजिंग रेडियो वेव्स। अब आप जो है वो एक ईमेल कर रहे हो और ईमेल रेडियो वेव के ज़रिए से जा रहा है। अब इसी तरह से आप क्या करते हो कि आप एक ख़त लिखते हो और वो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए से भिजवाते हो, तो कितने दिनों लग जाएंगे, जितनी दूर भेजोगे उतना टाइम लगेगा। लेकिन रेडियो वेव फ़ौरन पहुंचा देगी, सेकंड्स में भी नहीं बल्कि सेकंड से पहले पहुंच जाएगा आपका मेल। इसी तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और ये बहुत तेज़ मूव करती है। अच्छा, यहाँ पर आपको लिख के इन्होंने दिया हुआ है स्पीड ऑफ रेडियो वेव 3,00000 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो ये किलो लगा हुआ है ना, तो इसीलिए यहाँ आ रहा है 1 2 3 4 5 10 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो जब किलो लगा हुआ होगा ना तो यहाँ आएगा 5 10 की पावर पे, लेकिन जब किलो नहीं होगा ना तो यहाँ आ रहा होगा 8।
तो ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि ये गलत लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बस वो किलो में कन्वर्ट है, उसमें प्रीफिक्स लगाया हुआ है। उसके बाद ये बाकी जो इनेबल लिखा हुआ है कि आप गाड़ी में बैठे हुए FM सुन सकते हो, तो वो रेडियो वेव की वजह से ही हो रहा होता है। आ जाओ 6 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6A, ठीक है। अच्छा 6 में कोई ए वे का चक्कर नहीं है, 6 में एक ही क्वेश्चन है आपके पास। वाई आर माइक्रोवेव प्रीफर इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप ज़मीन पे कम्युनिकेशन के लिए तो रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हो, तो माइक्रोवेव को सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्यों इस्तेमाल करते हो? तो सबसे बेसिक वजह ये है कि ये सैटेलाइट वेव जो है वो एक ख़ास हाईली डायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन में मूव करती है और इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको कोई चीज़ स्पेस में भेजनी है तो ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है पूरा का पूरा, माइक्रोवेव्स हैव अ शॉर्टर वेवलेंथ इन द माइक्रोमीटर रेंज एंड हायर अ फ्रीक्वेंसी देन ऑल रेडियो वेव। तो तमाम रेडियो वेव के मुकाबले में माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और हमें स्पेस में भेजना होता है इसे, तो इसीलिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ 7A की तरफ, 7A करते हैं। अल्लाह, तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट टाइप्स ऑफ रेडिएशन इज कॉमनली यूज इन रिमोट कंट्रोलर फॉर हाउस होल्ड अप्लायंसेस। तो हाउस होल्ड अप्लायंसेस यानी आपके पास जो घर में रिमोट होता है, अगर मेरे पास यहाँ होता तो मैं चेक भी कराता, तो अभी तो यहाँ कोई एक घर तो नहीं है तो मैं चेक कराऊँ। तो देखो जो आपके पास रिमोट होता है घर के अंदर, उसके अंदर कौन सी वेव्स होती हैं, और वो आपको पता है कि वो वेव्स जो हैं वो आपके पास इंफ्रारेड वेव्स होती है ना। तो वो क्यों होती हैं उसके अंदर, ये आपने यहाँ बताना है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, द मेन टेक्नोलॉजी यूज इन होम रिमोट कंट्रोलर इज इंफ्रारेड, जिसे शॉर्ट में लिखोगे तो IR लिख सकते हो। IR लाइट द सिग्नल बिटवीन अ रिमोट कंट्रोलर हैंडसेट एंड द डिवाइस इज कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ पल्सेस ऑफ इंफ्रारेड लाइट। तो ये इसका जवाब था कि उसमें इंफ्रारेड वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव चाहिए होती है। आ जाओ 7B की तरफ करते हैं। तो ये क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल है और यही आएंगे पेपर में, इसी से तैयारी करके जाना, ठीक है। अच्छा, हाउ डू द मॉलिक्यूल्स इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। तो मॉलिक्यूल्स कैसे इंफ्रारेड रेडिएशंस निकालते हैं? तो रोटेशनल वाइब्रेशन होती है जिसकी वजह से आपके पास इंफ्रारेड वेव्स पैदा होती हैं। तो ये लिखा हुआ है कि इंफ्रारेड रेडिएशन इज रेडिएट और अब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल्स व्हेन दे चेंज देयर रोटेशनल वाइब्रेशनल मूवमेंट। तो इसको लिख लेना, ठीक है। सी आ जाएगा 7C। 7C ये एक बस का नंबर भी है कराची में, ये चलती है 7C। हाँ, आई थिंक मैं राइट हूँ, तो 7C एक बस का नंबर भी है जो कराची में चलती है। इसका रूट जो है वो मेरे इलाके से ही गुजरता है। क्या रूट है, मैं इसमें बैठ के कॉलेज जाया करता था, तो इसलिए मुझे याद है। मेरा कॉलेज सिटी कॉलेज था, तो मैं इस बस में बैठ के कॉलेज जाया करता था, तो इसलिए मुझे इस बस का नंबर याद है 7C। और अक्सर बहुत वेट कराते थे ये बस वाले, आधा घंटा तक रोड पे खड़ा रहना पड़ता था आने के लिए जाने के लिए, क्योंकि बहुत कम चलती हैं ये बसें, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत देर से आती हैं। लेकिन इसमें कॉलेज आना जाना करता था मैं, प्रैक्टिकल के टाइम पर जो जाता था फिर इसी में जाता था, क्योंकि बाइक तो थी नहीं ना, गाड़ी थी उस वक्त, तो ऐसे जाया करते थे। ये चलती है हबीब बैंक से आती है ये, उसके आगे से आ रही होती है, वैसे तो शेरशाह के आगे से आ रही होती है ये। फिर आती है ये गोलीमार, पुराना गोलीमार, उसके बाद आती है रिजविया यानी नया गोलीमार, फिर ये जाती है लालू खेत से हैदरी से ये मूसा कॉलोनी में मुड़ती है, फिर मूसा कॉलोनी से ये जाती है आगे, लेकिन मैं वहीं उतर जाता था क्योंकि मेरा कॉलेज मूसा कॉलोनी में था, ठीक है। तो एक छोटी सी बात थी, मैं बता रहा था अपने पुराने टाइम की, ताकि सर में दर्द हो रहा है ना, आगे पीछे चल सकें, ठीक है। हाउ इंट्रूडर अलार्म हेल्प सिक्योरिटी पर्सनल विजुअलाइज द थर्मल इमेजेस। तो ये इंफ्रारेड इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखा हुआ है कि ह्यूमन बॉडी जो है ना वो रेडिएशन निकालती है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ ना, तो मेरे अंदर से रेडिएशंस निकलना ही है, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस है। अगर आप ख़ास थर्मल चश्मे से इसे देखोगे ना, वो देखा होगा आपने, चश्मा आता है एक तरह का ख़ास होता है वो, तो अगर आप उस चश्मे से मुझे देखोगे ना, तो अंधेरा भी हो रहा होगा ना अगर पूरे कमरे में, तो भी मैं नज़र आ रहा हूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर से रेडिएशंस निकल रही होगी, तो वो रेडिएशंस वो चश्मा पकड़ लेगा।
तो ये इसका पूरा जवाब है। ह्यूमन बॉडी ऑल्सो गिव्स आउट इंफ्रारेड रेडिएशन बिकॉज ऑफ द रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल्स दैट मोशन सेंसर्स कैन डिटेक्ट। तो जो मोशन सेंसर्स होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर इस अलार्म में यूज़ होती है, इंट्रूडर अलार्म में ये यूज़ हो रही होती है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ताकि कोई भी आए तो वो डिटेक्ट हो जाए, ठीक है, अंधेरा भी हो तो भी। आपने फिल्में देखी होंगी तो अक्सर उसमें ये चीज़ें गैजेट्स दिखाई दे रहे होते हैं। अच्छा, अब आ जाओ 8A। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क। तो किस प्रिंसिपल पे ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क करता है, और ऑप्टिकल फाइबर्स शायद मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया क्योंकि था भी नहीं। तो ऑप्टिकल फाइबर ये भी एक इस्तेमाल होता है आपके पास कम्युनिकेशन के लिए, नेट्स के लिए और टीवी के लिए। टीवी में आपकी जो केबल आती है ना उसमें ये ऑप्टिकल फाइबर और नेट्स में ये इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो बता दूंगा, अभी इसका आंसर देख लो, क्योंकि एक भी टॉपिक एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना आधा एक घंटा से एक टॉपिक ले जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ कि 8A का क्या है आपके पास, कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू ऑप्टिकल फाइबर वर्क। तो किस प्रिंसिपल पे ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है, तो इसका जवाब ये है कि ऑप्टिकल फाइबर यूज द ऑप्टिकल प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस प्रिंसिपल पे ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है, ठीक है। अब इसका पहला यूज पूछा था टेलीकम्युनिकेशन में, तो वो यहाँ पर मौजूद है कि ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन लाइट फॉर्म। तो ये लाइट की फॉर्म में क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को, यानी तार होता है उसके अंदर से लाइट जाती है और आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद दूसरा पूछा था कि मेडिकल इंडस्ट्री में कहाँ इस्तेमाल होता है। तो मेडिकल इंडस्ट्री में इसका जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू हाईली फ्लेक्सिबल एंड थिन नेचर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल इट इज़ यूज इन सेवरल टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये बहुत सारे मेडिकल के जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं ना उसके अंदर इस्तेमाल होता है, तो वो आपके पास पैटर्न से ही आ रहा होगा। अच्छा, 9A में कहते हैं कि एक्सपोजर टू सनलाइट कैन डैमेज द स्किन, एक्सपोजर टू सनलाइट डज नॉट डैमेज द स्किन, स्टेट द पॉसिबल रीज़न। भाई देखो, कभी कभार सूरज के अंदर अगर आप बैठते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है, और कभी कभार अगर सूरज के अंदर आप खड़े होते हो तो आपको बहुत ही मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्जांपल सर्दी है, सूरज के अंदर खड़े हो गए, बड़ा मज़ा आ रहा होता है, यार सूरज वाह इतना मज़ा दे रहा है आज तो सूरज की रोशनी। और फिर वही सूरज की रोशनी आपको बुरी लगने लगती है अगर गर्मी ज़्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ज़्यादा आप सूरज के अंदर रहोगे तो आपको डैमेज होगा, और अगर कम आप सूरज में रहोगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब इसी फ़ायदे को कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो आपने रीज़न दे के बताना है। तो देखो यहाँ पर इसका रीज़न लिखा हुआ है, पूरा का पूरा लिखना, एवरीबॉडी नीड सम सन एक्सपोजर टू प्रोड्यूस विटामिन डी। तो देखो, विटामिन डी हमारी बॉडी में पैदा होता है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और कैल्शियम और दूसरी चीज़ों के लिए ये काम आता है। तो देखो, याद रखना कि विटामिन डी हमें सन से मिलता है। अगर हमें सन की रोशनी मिलेगी ही नहीं तो हमें विटामिन डी नहीं मिलेगा, ठीक है, विटामिन डी नहीं मिलेगा। अगर सन की रोशनी ज़्यादा मिलेगी तो विटामिन डी ज़्यादा तो मिल जाएगा, लेकिन सन की जो वो रेडिएशन है वो हमारे जिस्म में जाएगी और हमें क्या होगी, लू लग जाएगी। लू कैसे लगती है कि भाई देखो, आप सन के अंदर जाके खड़े हो गए, अब सन से जो रेडिएशन आ रही थी, लाइट आ रही थी, वो आपके जिस्म पे लगती रही, और उस लाइट ने, उस एनर्जी ने क्या किया कि आपके जिस्म में अब्जॉर्ब होती रही और आपका टेम्परेचर बढ़ा दिया जिस्म का, तो आप बीमार हो गए, बुखार चढ़ गया। इसी तरह से अगर लाइट नहीं मिलेगी तो नुकसान पहुंचेगा। तो ये इसका पूरा का पूरा आंसर है, ये मैंने लिख दिया है, इसे लिख लेना, ठीक है। वाई आर अल्ट्रावायलेट रेज यूज अंडर मेडिकली सुपरवाइज्ड कंट्रोल इन सनबेड्स। तो सनबेड में अल्ट्रावायलेट रेज को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो इसका जवाब यहाँ लिखा हुआ है कि विटामिन डी को हासिल करने के लिए किया जा रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये सनबेड से लिखना, सनबेड्स अल्ट्रावायलेट लैम्प्स आर इमिट UVA एंड UVB रेडिएशन आर यूज्ड इन सनबेड्स फॉर आर्टिफिशियल टैनिंग। इट इज़ पॉपुलर इन कंट्रीज विथ लॉन्ग पीरियड ऑफ लिमिटेड सनलाइट। तो सनलाइट को लेने के लिए ये काम करा जा रहा होता है, ठीक है। हमने इसे पढ़ा था इन डिटेल में, यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, ताकि आप लोगों का आगे भी काम करा सकूँ। न्यूमेरिकल्स में भी काफ़ी टाइम जाएगा। एक्सप्लेन द फ्लोरेसेंस। देखो, फ्लोरेसेंस मैंने बताया था कि आपके पास जो ट्यूब होती है उसके अंदर ये मटेरियल भरा हुआ होता है। जब आपके पास लाइट आती है तो वो ग्लो करने लगता है। ट्यूबलाइट देखी थी, ट्यूबलाइट के अंदर एक वाइट कलर का केमिकल होता था, तो वो होता था हमारे पास फ्लोरेसेंस, ठीक है। एक्सप्लेन फ्लोरेसेंस, तो पहले फ्लोरेसेंस को एक्सप्लेन कर दो। तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन नहीं है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। मतलब डेफिनेशन ही समझ लो, लेकिन थोड़ी ज़्यादा है। When absorbed in ultraviolet, some materials convert their energy into light and glow.
तो कुछ जो मटेरियल होते हैं वो लाइट एनर्जी को हासिल कर कर ग्लो करने लगते हैं। तो ये वो फ्लोरेसेंस था हमारे पास, इस फिनोमेना को फ्लोरेसेंस कहा जा रहा था। अच्छा, उसके नीचे फिर ये भी लिखना जो मैंने दिया है, इन फ्लोरेसेंस लैम्प द इनसाइड ऑफ द ट्यूब इज कोटेड विद वाइट पाउडर फ्लोरेसिस। तो वो फ्लोरेसिस जो है वो मटेरियल पड़ा हुआ होता था ट्यूबलाइट के अंदर, जब वो लाइट उसको मिलती थी तो वो ग्लो करने लगता था। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? फ्लोरेसेंस कहते हैं। उस मटेरियल को फ्लोरेसेंस नहीं कहते हैं, उस मटेरियल को कहते हैं फ्लोरेसिस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लिखना है इसका जवाब। अच्छा, इसका बी भी है, इसका बी पार्ट भी करो। डिस्क्राइब स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन को डिस्क्राइब करना है, ये आपके पास ये लिखा हुआ है। स्टेरिलाइजेशन एज अल्ट्रावायलेट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, स्ट्रॉन्ग UVB and UVC रेडिएशन आर यूज्ड इन स्टेरिलाइज फूड एंड मेडिकल इक्विपमेंट इन हॉस्पिटल। तो देखो, ये ख़ास कलर का आपके पास एक माइक्रोवेव की तरह बना हुआ होता है स्टेरिलाइज़र, उसके अंदर आप रखते हो किसी चीज़ को। UVB यानी अल्ट्रावायलेट बी की जो कैटेगरी होती है और अल्ट्रावायलेट सी की जो कैटेगरी होती है वो रेडिएशन, इसकी खास वेवलेंथ थी जो कि हमने पढ़ा था। मैं बता देता हूँ कि UVB की वेवलेंथ क्या होती है, UVC की वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, तो UVB की जो वेवलेंथ होती है वो होती है आपके पास 280 से लेकर 314 नैनोमीटर तक, और UVC की जो वेवलेंथ होती है वो होती है आपके पास 100 नैनोमीटर से लेकर 279 नैनोमीटर तक। तो ये दोनों रेडिएशंस जो है वो चीज़ों पर आके लगती हैं और उसमें से बैक्टीरियाज को मार देती हैं। ये फूड में इस्तेमाल होता है स्टेरिलाइज़र, और साथ ही साथ ये मेडिकल में इस्तेमाल होता है इस हॉस्पिटल्स में, ताकि जो बैक्टीरियाज हैं, जो जम्स हैं, वो उन्हें मारा जा सके और जो हमारे इक्विपमेंट हैं उसे सही किया जा सके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 11A करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल इसके आंसर्स हैं। अब इसके न्यूमेरिकल्स भी करना है। तो कहते हैं कि एक्सरे आर यूज टू डिटेक्ट क्रैक इन मेटल, एक्सप्लेन हाउ। तो एक्सरे जो है वो इस्तेमाल होता है मेटल के अंदर क्रैक को पता करने के लिए। कैसे? तो देखो, एक्सरे की रेस आती हैं और जहाँ पर क्रैक होता है ना वहाँ से पास हो जाती हैं और फिर वहाँ पर एक होल बन जाता है और हमें पता चल जाता है। और इसी तरह से अगर हड्डी टूट जाए तो भी पता चल जाता है कि जहाँ से हड्डी टूट जाती है वहाँ से एक्सरे पास होने लग जाती है और फ़ोटो बनी हुई आ जाती है क्रैक की। बहुत डिटेल में मैंने एक्सरे बताया था कैसे काम करता है, देख लेना। लिखना टॉपिक 12.3 ME इंग्लिश सेंटर, न्यू फिजिक्स बुक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी इज़ अ टेक्निक ऑफ इंस्पेक्टिंग मटेरियल्स टू डिटेक्ट इनसाइड डिफेक्ट बाय यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे। देखो, जो मेटल पे एक्सरे मारी जाती है ना, जो उस पर स्ट्राइक कराई जाती है, बॉम्बार्ड कह लो, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। और जो एक्सरे इस्तेमाल की जाती है ना हमारे पास हाथ के लिए, यानी जो हाथ पे एक्सरे करने के लिए एक्सरे इस्तेमाल होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है क्योंकि वो मेटल है। मेटल ज़्यादा मजबूत होता है हाथ के मुकाबले में। अब मैं बोलूँ लोहा ज़्यादा मजबूत है या आपका हाथ, तो आप बोलोगे सर लोहा। तो लोहा जब मजबूत है तो उस पर एक्सरे भी मजबूत चाहिए होगी उसको क्रैक पता करने के लिए, और आपका हाथ कमज़ोर है तो इसीलिए आपके हाथ की कमज़ोरी को पता करने के लिए, देखो आपका हाथ टूट जाता है लेकिन लोहा टूटता नहीं है, वो मुड़ता है, बैंड हो जाता है। तो आपके हाथ के ऊपर जो एक्सरे डाली जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लिख लेना, पूरा प्रोसेस मैंने डिफाइन कर दिया था आपको पहले ही। 11 का कोई बी नहीं है, 11 का सिर्फ ए ही था। तो जब 11 का ए था, बल्कि ए नहीं था, सिर्फ 11 था, वो मैंने ए लिख दिया था। इसका बी है, ए बी सी है। वेयर डू गामा रे कम फ्रॉम? गामा रे कैसे आती है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स डीके होते हैं, टूटते हैं, तो उनके टूटने की सिचुएशन में और पार्टिकल्स बन जाता है, मतलब एक स्टेबल पार्टिकल आता है और जो एनर्जी निकलती है वो होती है गामा रे। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आती है, ये इसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा का पूरा लिख लेना। गामा रे कम फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल, और उसके बाद फिर छोड़ा और भी जवाब है वो भी लिख लेना, मैं पूरा लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा, हाउ आर गामा रेडिएशन यूज्ड इन रेडियो सर्जरी फॉर डिस्ट्रॉइंग कैंसरियस सेल्स? तो कैंसरियस सेल्स को कैसे ख़त्म किया जाता है? रेडियो सर्जरी की मदद से। यानी देखो, रेडियो सर्जरी के अंदर गामा रेस इस्तेमाल होती है, हाई आपके पास ये पेनिट्रेशन इसके पास होती है और हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब इसका इस्तेमाल भी यहाँ पर है, तो ये लिखा हुआ है देखो,
गामा नाइफ रेडियो सर्जरी, ये ट्यूमर को जो है वो ख़त्म करने के लिए की जाती है, ट्यूमर ख़त्म कर देती है ये रेडिएशन, यानी कैंसर ख़त्म कर देती है और आसपास के टिश्यूज़ को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये पूरा लिखा हुआ है, इसको लिख लेना एज इट इज़, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से मेरे पास बी था जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब सी आ जाता है मेरे पास, बी कर लिया हमने, अब सी आ जाता है, ठीक है। आखिरी है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ गामा रे यूज इन हॉस्पिटल फॉर मेडिकल इमेजिनिंग। तो इसका सीधा सीधा जवाब मैंने यही लिख दिया था कि पॉजिट्रॉन इमेशन टोमोग्राफी, यानी पीईटी। पीईटी का मतलब क्या है? पॉजिट्रॉन इमेशन टोमोग्राफी। तो इसको पूरा का पूरा कोट कर लेना। मैंने इसे बताया था कि ये क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा यहाँ टाइम लग जाएगा अगर मैं बताऊँगा, क्योंकि अभी मुझे आपको कराने न्यूमेरिकल्स। तो थोड़ी देर का मैं क्या लूँगा, ब्रेक लूँगा, 5-10 मिनट का पानी पीऊँगा। बहुत ज़्यादा जो है मेरी हालत अभी ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से। तो पानी पीने के बाद अगला जो काम कराऊंगा वो न्यूमेरिकल का कराऊंगा आप लोगों को। आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना बच्चों। देखो ये आंसर जो मैंने आपको निकाल के दिए ना, बड़ी मेहनत से निकला है, समझ लो 2-2.5 घंटा इस आंसर्स पे मैंने लगाया, फिर जाके इनके आंसर्स आए। क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको बुक से कोट कर दूँ, अपने पास से भी लिख सकता था, लेकिन बुक से कोट करना मेरे लिए ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद था कि आपके लिए भी ज़्यादा सीखने के लिए मिल जाता, मेरे लिए भी टाइम सेविंग होता। लेकिन बुक से कोट करने के चक्कर में टाइम ज़्यादा लगा। तो आप लोग क्या करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब अगला जो करूँगा मैं काम न्यूमेरिकल करूँगा, पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 कराऊँगा, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल की स्पेलिंग ही गलत लिख दी हमने, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 कराऊँगा आपको पहले मैं, और अभी जो है मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद आपको जो है मैं ये काम करा देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ी देर वीडियो को रोकते हैं, काम करते हैं फिर इसके बाद। तो अब जो है वो न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले अपना न्यूमेरिकल नंबर 1 देख लेते हैं। तो आप लोग भी चाहे तो गैप ले लीजिएगा, आप लोग भी देख रहे होंगे कब से वीडियो, तो पानी वानी पी लीजिए, गैप ले लीजिए, 2 हिस्सों में देख लीजिए, ताकि क्योंकि देखें अब तक हमारा टाइम आई थिंक 45 मिनट से ऊपर हो चुका है, और 45 मिनट से या 45 मिनट में देख लेता हूँ एक बार टाइम हमारा कितना हो गया है। तो आई थिंक हमारा टाइम जो है वो 45 मिनट से ऊपर ही चल रहा है, तो डायरेक्ट हम पढ़ ही रहते थे टाइम से। अच्छा, न्यूमेरिकल है 7 और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक न्यूमेरिकल है 5, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान वही है मेरे हिसाब से। अब कैसे मैं बताता हूँ, चलो सबसे पहले करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। गिवन डेटा लिख लो, तो गिवन डेटा लिख लो, उसके बाद लिख लेना टू फाइंड क्या करना है आपने, ठीक है, यहीं पे लिख लेना बराबर में। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव आ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसके पास 15.0 माइक्रोमीटर, ठीक है। आपको पता है कि ये जो U लिखा हुआ है ये आपके पास जो है वो एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है 10 की पावर, माइक्रो नहीं है ये, नैनो है, ठीक है, माइक्रो नहीं है ये, और नैनो भी नहीं है ये, हमारे पास जो है वो ओमेगा समझ लो इसे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं फिर कैसे हमने करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास माइक्रो है, ना नैनो है ना मिली है, ये हमारे पास माइक्रो है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी से। तो आपको दिया हुआ है 15.0 माइक्रोमीटर वेवलेंथ इज क्लासिफाइड एज इंफ्रारेड रेडिएशन। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी गिवन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज। तो भाई देखो यहाँ पर आपको इन्होंने जो है वो वेवलेंथ दे दी है। वेवलेंथ कितने की दी है, यहाँ पर इन्होंने आपको जो है वो वेवलेंथ दे दी है, वेवलेंथ दे दी है 15.0 माइक्रोमीटर। अब आप अच्छी तरीके से जान सकते हो कि प्रीफिक्स आप नहीं डालते डायरेक्ट, आप डायरेक्ट जो है वो प्रीफिक्स पुट नहीं करते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इसे इस प्रीफिक्स को ख़त्म करना पड़ेगा। 15.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ मीटर, ये आ गया आपके पास। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट तो आपको उतनी ही दी हुई है जितनी हैगी। स्पीड ऑफ लाइट में तो यहाँ पर आपको कोई गड़बड़ नहीं दी हुई। स्पीड ऑफ लाइट आप क्या लिखोगे यहाँ पर, एस से लिखें या वी से, चलो वी से लिखते हैं क्योंकि हम वी से ही डिनोट करते हैं हर जगह। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और पता करने का क्या कहा, फ्रीक्वेंसी को पता करने का कहा इन्होंने आपको। तो सिंपल काम है फ्रीक्वेंसी, और वो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं। एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, V = F लैम्डा। फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो फॉर्मूले के सेट करा दो, V = लैम्डा हो गया और ये F एज इट इज़ आ गया, तो F यहाँ लिख दो। कितना दिया हुआ है आपको, फ्री वेलोसिटी 3 × 10⁸, और साथ ही साथ आपको वेवलेंथ कितनी दे दी, 15.0 लिखो या फिर 15 लिख लो, आपके पास एक ही बात होगी, ठीक है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास कितना है, -6। अच्छा, अब इसको सॉल्व करा लो, आपकी जो है वो फ्रीक्वेंसी आ गई। तो मैं इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेता हूँ। तो कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेता हूँ।
3 एक्सपोनेंट 8, 3 एक्सपोनेंट 8 और 15.0 एक्सपोनेंट -8। तो मेरे पास कितना आ रहा है 2। मेरे पास यहाँ आंसर आ रहा है, मेरे पास यहाँ आंसर कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 हर्ट्स। ये मेरे पास इसका यहाँ आंसर आ रहा है। ठीक है, सिंपल, ये मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। आप बुक से भी मैच कर सकते हो, ये बुक वाला ही आंसर मेरे पास एज इट इज़ आ गया। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ना लो, दूसरा भी करा रहा हूँ, फिर उसका एक साथ ही दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना, या चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जो है वो साइड में हो गया हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट अब जो है वो दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं और दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं कि वो हमारे पास जो है वो किस तरह से होगा। अच्छा, दूसरे न्यूमेरिकल में हमें कहा जाता है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 193 नैनोमीटर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज्ड इन लेज़र आई सर्जरी। तो लेज़र आई सर्जरी में जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वेवलेंथ जो होती है वो आपके पास कितनी होती है। पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं न्यूमेरिकल 2 है ये हमारे पास। ठीक है, तो इसका गिवन डेटा देख लो, उसकी आपके पास मैं यहाँ लिख देता हूँ गिवन डेटा। ठीक है, गिवन डेटा, और फिर हमने करना है टू फाइंड। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले गिवन डेटा में आपको दिया हुआ है वेवलेंथ दी हुई है, यहाँ भी आपने फ्रीक्वेंसी ही पता करनी है। वेवलेंथ आपको कितनी दी हुई है 193 नैनोमीटर। देखो नैनो प्रीफिक्स है, और अगर इसको खोल के लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 10⁻⁻⁹। ठीक है, ये नैनो का मतलब होता है -9, माइक्रो का मतलब -6, नैनो का मतलब -9 हो गया आपका। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ ताकि आपके लिए और अच्छा व्यू हो जाए। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको पता करना है लेज़र, उसकी मतलब फ्रीक्वेंसी। तो देखो मैंने हर बार ये बताया है कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उन तमाम की स्पीड एक ही होती है, और वो होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। आपने पता करनी है फ्रीक्वेंसी फिर से। अच्छा, यही फॉर्मूला काम करके लिख के सेट कर लो, या दोबारा यही काम कर लो अगर चाह रहे हो तो प्रॉपर में, कि V = F लैम्डा याद रखा करो, और जब भी सेट कराना हो इसे बगैर इजाज़त के सेट करा लिया करो, अगर वही चीज़ पता कर रहे हो जो पता करने के लिए कही गई है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। V क्या आ रहा है मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अच्छा, F क्या, लैम्डा क्या आ रहा है मेरे पास 193 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। अब इसे कैलकुलेटर की मदद से कर लो, विदाउट कैलकुलेटर मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर सिर्फ यही चीज़ सॉल्व करने में हमारे को घंटों लग जाएंगे। तो कैलकुलेटर में भी पुट कर देता हूँ, आप भी पुट करके इसका आंसर निकाल के मुझे बता दो। अब अगर आप क्लास में होते तो मैं आपसे पूछ लेता, मुझे खुद इस्तेमाल नहीं करना पड़ता कैलकुलेटर, लेकिन आप लोग क्लास में नहीं है तो मुझे भी यहाँ पर अपना अलग से प्रॉपर सॉल्व करना पड़ता है। तो आंसर आ रहा है 1.55 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 हर्ट्स। अच्छा, इधर यूनिट लिखा था हमने, इधर यूनिट लिखा था। ठीक है, यूनिट बहुत लाजमी है, इसके बगैर आंसर हमारा नहीं माना जाता। ठीक है, मतलब मान तो लेते हैं लेकिन फिर वो नंबर काट लेते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर आया है, एक एक वर्ड एक एक चीज़ बिल्कुल सही आई है, एक एक यूनिट सही है। इस पेन में हो गई है इंक ख़त्म, नया पेन उठा लेते हैं। तो ये आंसर्स थे, इसको कॉपी कर लो, मैं साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जैसे ही मैं साइड में हुआ करूँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि फिर बाद में भी देख सको। और वैसे तो मैं साफ़ सुथरा ही लिखता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो ये न्यूमेरिकल हो गया। अब दोनों एक ही न्यूमेरिकल से होने थे, दोनों एक ही फॉर्मूले से होने थे। ठीक है, मिट गया हमारा, न्यूमेरिकल्स मिट गए। अच्छा, तीसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है आपके पास, तीसरा न्यूमेरिकल सेम ही फॉर्मूले से होना है। नंबर 3 आ गया। तो इसमें देखो गिवन डेटा क्या लिखा है, और टू फाइंड क्या करना है ये देख लो। ठीक है, अच्छा, गिवन डेटा में लिख के देते हैं कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ। अच्छा, कैलकुलेट कर लेना वेवलेंथ। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है मेगा दिया हुआ है हर्ट्स। अब देखो ये जो प्रीफिक्स है ना वो पॉजिटिव में देता है वैल्यू 10 की पावर, तो मेगा नहीं लिख सकते आप, आपको इजाज़त नहीं है कि आप जो है वो फार्मूले के अंदर भी मेगा डाल दो। आपको प्रीफिक्स को ख़त्म करना पड़ता है फार्मूले में डालने के लिए चीज़ को। तो यहाँ आपको दिया हुआ है 1000 मेगा हर्ट्स, तो इसको ख़त्म करो, एच को, एम को ख़त्म करो, तो कैसे करोगे
10 की पावर 6 ले लोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब फॉर्मूले में डाल लेना इसे, और कैलकुलेट वेवलेंथ कहा था तो वेवलेंथ यहाँ लिख लो, ठीक है। अच्छा, MRI यूज्ड, अब MRI यूनिट्स, तो ये MRI जो है ना ये मेडिकल में इस्तेमाल होती है, यूज इन MRI। अच्छा, वेवलेंथ क्या दे रही है ये आपको बताना है। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, देखो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड आप क्या लेते हो 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये यूनिट तमाम SI आ गए, तो इसका आंसर भी SI यूनिट्स में आएगा। तो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब लैम्डा के लिए सेट करा दो इसी इक्वेशन को, ठीक है। ये मैंने सेट करा दी। V की वैल्यू क्या आ रही है, मैं इधर ऐसे एक और बार लिख देता हूँ, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करा देता हूँ। तो V की वैल्यू क्या आ रही है 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8, F आ रहा है 100 कह लो सिंपल, और पावर 6। अच्छा देखो यहाँ देखो हाथ नहीं आ रहा ना, तो इधर राइटिंग ख़राब हो रही है। तो ये आ गया आपका आंसर। आई होप विजिबल होगा अच्छा तरीके से, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी देख के लिखा है, मतलब काफ़ी देख के लिखा है, ऐसे मुराद काफ़ी ध्यान से लिखा है, ठीक है। 100 10 टू पावर 6, तो देखो 3 आ रहा है आंसर 3, और तमाम यूनिट SI में डालें तो इसका SI यूनिट आएगा मीटर, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेना। अभी चौथे न्यूमेरिकल पे आ जाओ डायरेक्ट। चौथा न्यूमेरिकल कहता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज, अर्थ से लेके सन का डिस्टेंस जो है वो 1.49 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर है, याद रखना, ठीक है। हाउ लॉन्ग अ रेडियो पल्स रेडिएट फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच ऑन द अर्थ, तो कितने देर में, हाउ लॉन्ग यानी कितनी देर में जो है वो रेडियो वेव्स जो हैं, कितनी देर में रेडियो पल्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सन से ज़मीन पर आ जाएगी, ये आपने बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, न्यूमेरिकल 4, 3 कर लिया था ना, न्यूमेरिकल 4। तो कितनी देर में रेडियो पल्स जो है वो अर्थ से सन से ज़मीन पर आएगी, तो यहाँ लिख देता हूँ गिवन डेटा, ठीक है, और फिर लिख देता हूँ टू फाइंड। अच्छा तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने हमें क्या दिया था, हमें इन्होंने काम आसान कर दिया था, हमें इन्होंने मीटर में दे दिया था काम करके 1 इसको लिखो आप S यानी डिस्टेंस, ठीक है। 1.49 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 11, ठीक है, मीटर यानी M। अच्छा तो देखो जो भी रेडिएशन अर्थ से ज़मीन पर आती है या सन से, अर्थ से ज़मीन तो एक ही चीज़ हो गई, इंग्लिश को उर्दू कर दिया बस। तो जो भी रेडिएशन सन से ज़मीन पर आती है तो वो किस स्पीड से आती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। बताई थी मैंने आपको ये बात। तो टाइम कितना लेगा कोई मुश्किल नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास फार्मूला मौजूद है वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये फार्मूला है ना, याद है किसी को, इतना आसान फार्मूला है। अब देखो आप बोलोगे सर आपको वेलोसिटी कैसे पता चली, देखो जो मैंने इन्होंने कहा है रेडिएशन है, कौन सी रेडिएशन है वो आपके पास रेडियो पल्स है, यानी एक रेडिएशन आ रही है। अब जो भी रेडिएशन सन से ज़मीन पर आती है ना वो एक ही स्पीड से आती है, और वो होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। क्यों? क्योंकि बीच में अर्थ और सन के वैक्यूम होता है, और वैक्यूम में जो स्पीड होती है किसी भी रेडिएशन की, लाइट की, वो होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। टाइम पता करना है ना तो टी उधर ले जाओ, वी को नीचे ला के डिवाइड करा दो। इसके बाद वाला भी ना कुछ इसी तरह का है। अगर मैं इसके बाद वाला होमवर्क दे दूं तो आप लोग कर लेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा हाँ या ना, क्योंकि उसका थोड़ा सा ना आंसर डिटेल है, समझ लो। अभी जितना सारा ये किया ना वो सब उसमें डबल आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा हमें, इधर नहीं छोड़ सकते हम इसको। 1.49 मैं कैलकुलेट ही कर रहा हूँ इसे, 11 डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट 8। तो आंसर आ रहा है आपके पास, अगर मैं इसको खोल के लिख दूँ तो आ जाएगा 496.66 टर्मिनेटिंग आ रहा है, 496.66 सेकंड। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। और इसको बुक से मैच करते हैं, हमने निकाल तो लिया, सही आया या नहीं आया? तो बिल्कुल सही आया। देखो भाई यहाँ पर इन्होंने राउंड ऑफ करके 7 लगाया हुआ है, तो आप चाहो तो 7 भी लगा सकते हो, या 6 लिख दोगे तो भी कोई मसला नहीं है। तो ये 2 आंसर्स थे आपके जो हो गए न्यूमेरिकल्स, इसको लिख लेना। अब असल जो न्यूमेरिकल है ना वो आगे आ रहा है, जो है न्यूमेरिकल नंबर 5। लाइट ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है इसको मैं पहले बताता हूँ, लाइट ईयर के थोड़े से कॉन्सेप्ट को, उसके बाद इसको इन डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है।
अभी करा देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है कोई। आप लोगों की दुआएं साथ हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है वो हिम्मत और हौसला मिलता है, वरना अगर आप लोगों की दुआएं ना हो तो यकीन माने मुझे ख़ुद पे यकीन नहीं होता मैं कैसे इतना सारा काम आप लोगों को करा देता हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कॉन्सनट्रेट रहकर किसी भी चीज़ को नहीं कर पाता हूँ और पढ़ाने के अलावा। तो जब भी मैं आप लोगों को कराने के लिए खड़ा होता हूँ तो बस अल्लाह ताला हिम्मत देता है, आप लोगों की दुआएं साथ होती हैं तो अच्छा खासा काम मैं आप लोगों को करा देता हूँ, जिसमें 2-2 3-3 घंटे वीडियो रिकॉर्ड करना होता है। और 2-2 3-3 घंटे वीडियो रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले भी बहुत की है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है? गर्मी बहुत है। अब गर्मी बहुत है, एसी नहीं चल रहा है उसमें और प्रॉब्लम, और फिर बाकी मसले मसाइल, तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नहीं था कि गर्मी बहुत है। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है ना वो उसको देखते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, लिख लेना कि 1 लाइट ईयर कितने उसके बराबर होता है। ठीक है, मैं मोबाइल उठा लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो उसी में से पढ़ना है ना मैंने। देखो 1 लाइट ईयर सबसे पहले यहाँ लिख लो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं फिर मिटा दूंगा। 1 LIGHT लाइट ईयर। देखो स्पेस में जब भी आप डिस्टेंस मेजर करते हो ना वो लाइट ईयर में करते हो। किस में मेजर करते हो? स्पेस में जब भी डिस्टेंस मेजर करते हो वो लाइट ईयर में करते हो। तो 1 लाइट ईयर आपके पास बराबर होता है 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 किलोमीटर के। ठीक है, 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है, किलोमीटर सही। तो 1 लाइट ईयर हमेशा याद रखना, आपसे पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये आपको दिया इन्होंने, तो इसीलिए ही दिया ताकि आप बता सको। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो पता कैसे करना है, ये भी तो बड़ी चीज़ है। ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि चलो 9.33 भी लिख सकते हो उसे आप चाहो तो, लेकिन पता कैसे करना है ये देखो। डिस्टेंस इन स्पेस आर ऑफन यूज इन यूनिट्स ऑफ लाइट ईयर। तो डिस्टेंस जो होता है स्पेस में वो मेजर करा जाता है, आर ऑफन मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ लाइट ईयर। द डिस्टेंस लाइट ईयर इन 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ये समझ लो इसको। ठीक है, यानी कितना डिस्टेंस जो है वो 1 ईयर में आपने ट्रेवल किया, ये जो है वो आपके पास इसकी स्पीड बन जाएगी। अच्छा, अब आ जाओ इसको पता कैसे करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर इन अ लाइट ईयर। तो सबसे पहले लिख लो न्यूमेरिकल, इसका आंसर लिख लेना अपने पास फ़ौरन से। ठीक है, न्यूमेरिकल 5, फिर है न्यूमेरिकल 6 7, उसको मैं आगे करा दूंगा। तो गिवन डेटा में देख लो सबसे पहले। अच्छा, इसका कोई गिवन डेटा ज़्यादा बड़ा आपके पास नहीं बन रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ इसका डेटा निकाल लूँगा। गिवन डेटा, और यहाँ आ गया आपके पास गिवन डेटा आ गया, और यहाँ आ गया आपके पास टू फाइंड। तो आपने अब क्या बताना है इन्हें, ये थोड़ा बेहतर लिख लेते हैं, टू फाइंड। ठीक है, तो इन्होंने आपने इन्हें बताना है कि 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है, कितने किलोमीटर के बराबर होता है, ये आपने बताना है। ठीक है, किलोमीटर। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मेजर करना पड़ेगा, तो ये आप बता सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, v। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डेटा भी लिख देता हूँ कि 1 ईयर में ना आपके पास याद रखिएगा कि 1 ईयर में आपके पास 1 ईयर में आपके पास 365 जो है ना वो दिन होते हैं, एवरेज 365 डेज होते हैं। ये आप जो है वो याद रखेंगे, यही आपका यहाँ पर बस गिवन डेटा था। अब यहाँ से सोल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या फॉर्मूला है, v = s/t। अब देखो यहां पर मेरे पास क्या है, v। तो v को मैं तब्दील, देखो सबसे पहले तो ये है आपके पास, v को मैं लिखे रहने देता हूं, चलो उसको छोड़ देता हूं। तो देखो s क्या है आपके पास, डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस क्या है लाइट ईयर में, वो डिस्टेंस क्या है लाइट ईयर में। तो यहां पर मैं v को लिख देता हूं डिस्टेंस ट्रेवल इन लाइट ईयर पर ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल पर ईयर। तो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कैसे लिखूँगा मैं बता देता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट इन किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो v की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट। इसको मैं खोल के इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक्सप्लेन हो जाए। इस v क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन पर ईयर। ठीक है, इन पर एयर, YEAR, पर एयर। ठीक है, ये हो गया।
अब ये इक्वल टू एज इट इज आ गया आपके पास। अच्छा ये क्या है आपके पास, लाइट ईयर, LIGHT, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है आपके पास, सिंपल कुछ नहीं है, डिस्टेंस है। और टाइम क्या है आपके पास, एयर। टाइम क्या है आपके पास, एयर। एयर क्या होता है भाई, साल, 2 साल। कहता है ना भाई मेरे 2 साल बर्बाद हो गए, मेरे 3 साल बर्बाद होगा, तो क्या बर्बाद होता है, टाइम बर्बाद होता है, बस यही तो बात है। ये आपके पास होगी, आपको बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा भाई देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन पर एयर, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब स्पीड ऑफ लाइट होती कितनी है, आप अच्छी तरीके से ये बात जानते हो। स्पीड ऑफ लाइट आपके पास होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट यही होती है ना आपके पास, इन एयर, इन पर एयर या एयर, इन एयर एक ही बात होती है। इन आप पर एयर कह लो या एयर कह लो, एक ही बात होती है। तो ये यहाँ पर क्या बता रहा है, ये यहाँ पर ये बता रहा है आपको कि इतने 1 सेकेंड के अंदर इतना जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल हो जाएगा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है इस चीज़ को पुट कर देना है और एयर को जो है वो और आपने सेकंड में ले जाना है। एयर्स को, एक एयर में कितने सेकंड होते हैं आपने ये बताना है। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ लाइट ईयर लिखा है, यहाँ टाइम की जगह पर एयर लिख दिया और वेलोसिटी की क्या लिख दिया, वेलोसिटी की जगह स्पीड ऑफ लाइट इन पर एयर, कि कितनी स्पीड ऑफ लाइट रहती है पर एयर में। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इधर जगह आएगी, इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ स्पीड ऑफ लाइट, LIGHT, लाइट इन पर एयर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने पर एयर। अच्छा ये मेरे पास हो गया। अब मैं एयर यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड वहाँ ले जाके करा दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया YEAR, एयर, ठीक है। और ये लाइट एयर मेरे पास एज इट इज आ गया LIGHT, लाइट एयर, YEAR, एयर। तो थोड़ा सा ये मुश्किल है न्यूमेरिकल, मैं मानता हूँ, लेकिन ये आसान हो जाएगा। अब देखो इधर क्या पुट कर दोगे आप, ये वाली स्पीड, क्योंकि लाइट एयर यानी लाइट की स्पीड क्या है आपको पता है, तो इसको मिटा देता हूँ। तो इसकी जगह पे ये पुट कर दिया मैंने। पहले मैं लाइट ईयर लिख देता हूँ क्योंकि हम लाइट ईयर ही पता कर रहे हैं, तो ये किलोमीटर में आएगा, याद रखना। अच्छा भाई देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई थी कि 3 × 10⁸ ये मीटर पर सेकंड में होती है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन अगर आप इसे किलोमीटर में लिखोगे ना तो ये 8 नहीं रहता, ये 5 हो जाता है और यहाँ पर k लग जाता है। अब कैसे लगता है k, मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि 3 × 10⁸, ठीक है, 8 है, और यहाँ पर आपके पास लग गया km, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो जब आप 1000 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 × 10⁵ हो जाएगा और ये किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड, समझ गए। हाँ 1000 से डिवाइड कर आता है सिंपल, क्योंकि आप के यहाँ लगा चुके हो ना। अब अगर आप ये इससे काट दोगे तो ये वापस जो था वही बन गया। यहाँ अगर दोबारा इस के को खोल दोगे यानी 1000 को दोबारा इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये चीज़ दोबारा आ जाएगी। तो बस सिंपल काम था, कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, ये आपके पास आ रहा है 3 × 10⁵ और ये किलोमीटर में आ रहा है, किलोमीटर पर सेकंड में आ रहा है। अब एयर यहाँ पर बड़ा मसला करेगा आपको। एयर भाईजान जो है वो आपके पास देखें कितना होता है, 365 क्या होता है आपके पास एक एयर में, ये एयर है, पर एयर है, एयर लिखा है ना, इसका मतलब है पर एयर। तो 365 दिन होते हैं एक एयर में। अच्छा एक दिन, अब 365 दिन होते हैं ना, आप एक दिन देखो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 घंटे भाई, अच्छी तरीके से पता है, सेकंड में ले जाना है। अच्छा अब 24 घंटे होते हैं ना, यहाँ 25 लिख दिया मैंने, 24 घंटे होते हैं ना। अब 24 घंटों में 1 घंटा उठा लो, अब उस 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, हर कोई जानता है, घड़ी देख के बता सकता है कोई भी ये बात। उसके अंदर आपके पास होते हैं, देखो मैं डिवाइड नहीं करा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है, तो उसके अंदर आपके पास होते हैं 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना। अब 60 मिनट में से 1 मिनट उठा लो, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये क्या कर दिया आपने, ये आप आ गए एयर से सेकंड में। ये मैंने आपको कन्वर्जन करना सिखाई है, ठीक है, ये मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, कन्वर्जन करना सिखाई है, ठीक है। तो कन्वर्जन क्या किया मैंने, कन्वर्जन ये की है कि भाई देखो इसको तो मैंने ऐसे लिखे रहने दिया, स्पीड को मैंने क्या किया, एयर था ना, एयर आपको पता है कि डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करो स्पीड को जो है वो मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, तो डिस्टेंस आ जाता है आपके पास। और अगर स्पीड को, अगर आप डिस्टेंस को डिवाइड कर दे तो टाइम से, तो स्पीड आ जाती है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्पीड लिख दी, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था।
उसके बाद मैंने यहाँ एयर लिखा हुआ था, एयर की जगह मैंने क्या करा, एक एयर आपको पता है एक एयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। मैंने कहा 365 दिन में से एक दिन उठा लो, आपने उठा लिया। मैंने पूछा उस एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आपने बोला 24 घंटे होते हैं, तो आपने वो 24 घंटे लिख दिया वहाँ। आपको सेकंड में जाना है, जब तक सेकंड नहीं आ जाता ऐसे करते रहोगे। मैंने कहा 24 घंटे में 1 घंटा उठा लो, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आपने बोला 60 मिनट होते हैं। मैंने कहा 60 मिनट में से 1 मिनट उठा लो। मैंने कहा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आपने बोला 60 सेकंड होते हैं, तो मैंने ये लिख दिया। अब ये सेकंड में चला गया है, तो लाइट ईयर आ रहा है हमारे पास। पहले तो मैंने लिखवा भी दिया था लाइट ईयर कितना होता है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो ये बड़ा एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन मैंने कर दिया। अच्छा देखो, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी लिख देता हूँ, अगर कुछ बच्चे समझ रहे हो कि ये डिवाइड हो रहा है, तो भाई डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ऐसे 360 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। बहुत से बच्चों को ये रटा हुआ होता है कि एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं, तो 365 को मल्टीप्लाई करा तो 24 से मल्टीप्लाई करा तो 60 से मल्टीप्लाई करा तो 60 से। लेकिन अगर उसका लॉजिक आपको पता हो तो ज़्यादा बेहतर है। आंसर तो हमें अक्सर चीज़ों के पता ही होते हैं, लेकिन लॉजिक पता होने चाहिए। अब इसके पीछे भी लॉजिक है कि 365 दिन क्यों होते हैं साल के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एज इट इज लेकर रहने देता हूँ। तो जो भी आंसर आएगा ना वो किलोमीटर में आएगा, क्योंकि अभी स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर सेकंड में है। तो इसको मल्टीप्लाई करा देता हूँ 365, इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ सिर्फ इस वाले हिस्से को, टाइम को। 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, द आंसर इज 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। ये देखो, ठीक है, ये आ रहा है। तो ये थोड़ा आसान न्यूमेरिकल नहीं था भाई, ये थोड़ा सा हार्ड न्यूमेरिकल था, लेकिन समझाना काम था मेरा तो समझाया। अच्छा भाई, अब बस कुछ नहीं करो, मल्टीप्लाई करा दो। 3 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई 3.15 एक्सपोनेंट 7। तो आंसर देखो वही आया जो मैंने लिखवाया था शुरू में। अब देखो बुक में क्या आ रहा है आंसर, बुक में थोड़ा सा फर्क आ रहा है आंसर में। ये आंसर आया आपका, ये आंसर आपका किस में आया है, ये आंसर आपका आया है अभी जो है वो किलोमीटर में। अच्छा, इस आंसर में थोड़ा सा जो है ना फ़र्क आ रहा है। अच्छा, आंसर में फ़र्क आने की वजह मेरे को पता चल गया, मैंने यहाँ असल में गलती से 8 डाल दिया था, तो ये 12 आएगा। मैंने क्या किया था गलती से, मैंने गलती से यहाँ पर 8 डाल दिया है। 5 है ना भाई, कैसे 8 डाल सकते हो आप जब 5 है तो। अब देखो दोबारा मैंने 5 किया तो आंसर बिल्कुल वही आ गया जो बुक वाला था। अब देखो बुक में आपके पास क्या दिया हुआ है, बुक में उन्होंने दिया हुआ है 9.33। तो देखो ये ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, इतना तो चल जाएगा, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर में कमी कही हुई है, तो इसलिए ये थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं 1.5 के बाद और नंबर भी लूँगा ना, जैसे 1.5 के बाद और नंबर भी आ रहे थे मेरे पास, तो अगर वो नंबर भी ले लेता हूँ ना तो बिल्कुल एक्यूरेट बुक जैसा आ जाएगा, लेकिन फिर वो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आप चाहो तो वो भी कर लेना, लेकिन ये आंसर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना 1 लाइट ईयर कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो वो इतने ही देगा आपको। लेकिन ये चीज़ लिखना है आपको, ये पूरा सोल्यूशन लिख के बताना है। ये नहीं पता, ये नहीं चलेगा कि भाई 1 लाइट ईयर इतने के बराबर होता है, तो ये तो सबको पता है, लेकिन आपको बताना है करके कैसे होता है। देखो यहाँ मैंने गलती से 8 डाला था, तो क्या हुआ था, वो 15 हो गया था। क्यों? क्योंकि वो किलो जो है वो प्रीफिक्स हट गया था, जब वापस 5 लाया तो किलो वापस आ गया मेरे पास, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर आ गया इसका। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल में जाके समझाया मैंने, तो काफ़ी टाइम दे दिया मैंने आप लोगों को इस पर। उम्मीद करता हूँ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी बच्चों को, ठीक है भाई। बच्चों दुआओं में याद रखना, देखो आप लोगों की दुआओं की वजह से ही ना मेरे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हो जाते हैं, जो नहीं होने वाले होते हैं। तो 1-2 काम और है जो फंसे हुए हैं, अगर आप दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे, क्योंकि देखो मेहनत आपके लिए ही कर रहा है, आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं। कभी कभार जो है वो गलतियाँ होती हैं, लेकिन अब तो काम रीचेक करके आता है आपके पास, तो अब तो गलतियाँ नहीं आती, पहले आती थी, अब नहीं आती, अब रीचेक होकर आता है काम, क्योंकि अब बच्चे बहुत हैं, स्टूडेंट्स बहुत हैं कि खुदा ना खास्ता गलतियाँ होंगी। बहुत से बच्चे तो कोचिंग में अपना काम चेक भी कराते हैं हमारे काम के ज़रिए से, तो अगर गलतियाँ होंगी तो फिर उन्हें कोचिंग में एम्बैरेसिंग होगी हमारी वजह से। तो किसी किस्म की एम्बैरेसिंग ना हो, तो इसीलिए मैं ये करता हूँ। और देख लो मेरे पास कोई सॉल्व नहीं है इसका, ये बुक ही है, पीछे कर देता हूँ, आगे कर देता हूँ थोड़ी देर से। देखो बुक ही है मेरे पास भी, तो सोल्यूशन जैसे इसका बनेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ले लेना मुझसे। चलो न्यूमेरिकल 6, ठीक है भाई। गिवन डेटा लिख लो और टू फाइंड लिख लो। सबसे पहले ये काम कर लिया करो ताकि हाथ चलना शुरू हो जाए। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है। अच्छा भाई, वेवलेंथ इन्होंने ग्रीन लाइट की आपको दे दी।
अब देखो लाइट है तो आपको पता है, आपका दिमाग क्लिक कर ही होगा कि स्पीड तो इसकी वही होगी, स्पीड तो इसकी वही होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिमाग आपका क्लिक कर गया होगा। ऐसे लिख लो यूनिट, या चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड इनवर्स। दोनों तरीका ही सही है, ठीक है। अब तो आसान है। V = F लैम्डा। F पता करने के लिए कहा है तो लैम्डा को नीचे ले आओ और F को इधर रख दो। और V की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 × 10⁸। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू क्या दी हुई है, 5.5 × 10⁷। तो ये आ गया आप बच्चों का फ्रीक्वेंसी का आंसर, ठीक है। तो 3 exponent 8 डिवाइडेड बाय 5.5 exponent 7, तो आ रहा है आपका जवाब 5.45 हर्ट्ज़। ये आया आपका जवाब, ठीक है, ये आया। अच्छा, दूसरा जो आंसर दिया हुआ उसका क्या लॉजिक है, ये छोड़ दो, सिर्फ एक ही आंसर निकालना था। एक ही वेवलेंथ मांगी थी, एक ही वेवलेंथ दी है, और अगर आंसर एक ही फ्रीक्वेंसी मांगी थी, और अगर आप आंसर में भी देखो तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी नहीं कहा है, फ्रीक्वेंसी का है, तो एक फ्रीक्वेंसी भी हमारा काम कर देगी पूरा, ठीक है। आंसर आ गया हमारा। दूसरा आंसर वो किस लॉजिक के तहत दिया है वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अच्छा, आखिरी न्यूमेरिकल है। अब देखा आपने कितना ज़्यादा टाइम लग गया इसको कराने में। अभी पानी भी पिया है मैंने, तो फिर भी मेरी हालत ऐसी हो रही है, बिल्कुल बस खड़े हुआ हूँ जिस तरह से मुझे पता है। मुश्किल हो जाता है खड़ा होना कभी कभार, क्योंकि बहुत एक साथ ही वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है आप लोगों के लिए। अभी मेरी तबीयत भी जो है ना इतनी अच्छी नहीं है, वो थोड़ी ख़राब है, लेकिन चले, काम तो फिर भी करना है ना भाई, पेपर भी देने हैं आपने और मैंने दोनों ने, लेकिन मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के देने, आपने अपने बोर्ड के देने। अच्छा, इसको इस पर लगा ही देते हैं। अ टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट एट अ फ्रीक्वेंसी। एक टिपिकल यानी जो घर में इस्तेमाल होने वाला। देखो टिपिकल का मतलब वो होता है जो हर जगह इस्तेमाल हो रहा होता है, तो टिपिकल है यानी घर में इस्तेमाल होने वाला। तो घर में इस्तेमाल होने वाला जो माइक्रोवेव है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है आपके पास 2.45 गीगाहर्ट्ज़। अब देखो ये गीगा कैसे हटाओगे, अब ये जी कैसे हटाओगे। देखो एम होता तो मेगा होता है, जी है तो गीगा है, यानी 2.45 × 10⁹ हर्ट्ज़। अगर ये माइनस में होता तो नैनो हो जाता, लेकिन ये प्लस में है तो ये गीगा हो गया। अच्छा, कुछ बच्चों के मुझे अभी फ़ोन भी आ रहे हैं, तो जो बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे हैं मैं उन्हें इंशाल्लाह इस क्लास के बाद रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि इसी मोबाइल से मैं रिप्लाई दे रहा होता हूँ आप लोगों का, तो आपका मैं रिप्लाई करता हूँ इंशाल्लाह इसके बाद, ठीक है बच्चों। तो अभी बस क्लास में हूँ तो इसलिए कभी कभार फ़ोन नहीं उठा पा रहा होता हूँ, तो जब मैं फ़ोन ना उठा रहा हूँ ना तो समझ लिया करो या तो अपनी क्लास में हूँ या तो आप लोगों की क्लास में हूँ। अपनी क्लास से मुराद के अपनी यूनिवर्सिटी में हूँ, और आप लोगों की क्लास से मुराद के आप लोगों की यूनिवर्सिटी में हूँ। मतलब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों की यूनिवर्सिटी तो नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह आप भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे बहुत जल्द, तो जब जाएँ तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो फिर हम आपके टीचर नहीं रहेंगे, फिर आपके प्रोफेसर्स टीचर होंगे बस। तो इसकी वेवलेंथ पता कर दो। कहते हैं ना, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन। अच्छी यूनिवर्सिटी मिलना भी ना बड़ा मुश्किल काम है, शुरू से पढ़ना पड़ता है अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ कभी भी, यही लिखता हूँ आपके पास, V = F लैम्डा। अच्छा, पता क्या करना है, लैम्डा पता करना है, लैम्डा पता करना है ना। कभी कभार तो एक बार तो मैं पढ़ा रहा था तो मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था कि ये लैम्डा जो है ना मुझे वो हिलता हुआ नज़र आ रहा था। मैंने कहा पता नहीं बोर्ड हिल रहा है या फिर संदला आ रहा है, पता नहीं ऐसा क्या हुआ। मैंने पंखे को देखा, मैंने बताया भी होगा जब मैंने एक साथ 2 एक्सरसाइजेस कराई थी, एक्स नहीं बन रहा था मुझसे, ये करके एक्स नहीं, मैं कभी यूँ बना रहा हूँ, कभी यूँ बना रहा हूँ, कभी यूँ बना रहा हूँ, एक्स नहीं बन रहा मुझसे। मैं इतना हैरान, मैंने कहा मैं 1000-1500 बार तो अभी एक्स बना दिया मैंने इसी सवाल को कराने में, मतलब इसी एक्सरसाइजेस को कराने में। तो बाद में मुझे समझ में आया मेरा सर इतना दर्द करने लगा, वो इतना मुश्किल हो गई मुझे कि मेरे से काम होना मुश्किल हो गया। तो बस कुछ ना कुछ करके वो काम मैंने किया। तो 3 × 10⁸। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को रियलाइज़ हो कि काफ़ी मेहनत होती है लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने में, तो आप लोग इसको पूरा देखा करें, पूरा पढ़ा करें, पूरा समझा करें और फिर आगे बढ़ें, ठीक है। जो मेहनत है वो बस कभी कभार बतानी भी पड़ जाती है कि भाई हमने ये मेहनत की है, ताकि लोगों को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है।
और देखो वीडियो के आखिर में बात कर रहा हूँ, शुरू में बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आप लोगों को समझता हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को समझता हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक वैल्यू दे रहे हैं, तो बस इसीलिए मैं आप लोगों को चीज़ें बता देता हूँ। तो आंसर भाई बच्चों हमारे पास आया है 0.122। तो इसकी फ्रीक्वेंसी में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी आ रही है, क्योंकि देखो इतनी छोटी आ रही है, मीटर आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसकी थी। लेकिन इसको ना आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे? इसको आप इसके साथ 1000 को अगर मल्टीप्लाई करा दोगे ना, तो इसको आप जो है ना मिली में भी लिख सकते हो, लेकिन उसको आप चाहो तो कर लेना, लेकिन यहीं तक हमने इसका आंसर लिखने के लिए इन्होंने कहा था, ठीक है। इसका आंसर मैच कर लेते हैं, तो एक 4 और भी लगा देते हैं, क्योंकि इन्होंने भी लगाया हुआ है, इन्होंने 4 वैल्यूज़ ली हुई, तो मैं भी 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है आपके पास, इसका प्रॉपर आंसर है। एक इसमें ना गलती हुई हुई है, और वो गलती ये है कि यहाँ इन्होंने mm लिख के दिया हुआ है आपको, लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ना 0.1224 को, तो वो मिलीमीटर नहीं होगा, वो किलोमीटर वो बनेगा आपके पास km, किलोमीटर। तो अगर इसे km बनाना चाहते हो ना, यानी mm बनाना चाहते हो, तो मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ आप 1000 को, तो वो बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गई होगी मेरी तमाम बातें। तो मैंने भाई बच्चों यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, हो सकता है कि कुछ गलती हो गई हो या कुछ समझ ना आया हो, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ भाई। तो मैंने लेकिन पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की हर चीज़ को डिटेल में, ऐसा नहीं कि बस जल्द से जल्द हो जाए, निकल जाए टाइम, नहीं भाई, एक्सप्लेन करना है, बताना है, सिखाना है। इंशाल्लाह कल परसों इंग्लिश के नोट्स की गुड न्यूज़ आपको दूंगा, इंग्लिश के नोट्स शेयर करूँगा, फिर फिजिक्स के काम शुरू हो जाएगा। बस नोट्स बन रहे हैं, जल्द से जल्द मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ग्रुप की फ़ीस देख लो 1500 है। देखो अगर कोई बच्चा ये बोलता है ना कि सर फीस बहुत ज़्यादा है, तो वो सही बोल रहा है, बचा है। और अगर कोई बच्चा ये भी बोलता है कि सर आप इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हैं, नहीं लें, तो वो भी बिल्कुल सही कह रहा है, नहीं लेंगे। लेकिन बच्चों आपको पता है कि बिल होते हैं हमारे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, और दूसरे टीचर्स हैं, एडिटर हैं, हमारा जो है वो ऑपरेटर है, हमारा जो है वो, और टीचर्स हैं जो लेक्चर्स को जो है वो देखते हैं, चीज़ें चेक करते हैं, और भी लोग काम करते हैं। तो बेटा सबको लेके चलना होता है, तो इसीलिए इसकी फ़ीस रखनी होती है। बहुत अजीब सा लगता है ये बात कहते हुए, लेकिन इसकी इतनी फ़ीस हमें रखनी होती है। और ये फ़ीस महीने की नहीं ले रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, इस साल की ले रहा हूँ। चलो अब हाथ के हाथ डिवाइड ही कर देते हैं इसको साल से। जब तक आपके पेपर नहीं होंगे यही फ़ीस आपने दे के दोबारा कोई फ़ीस नहीं देनी है, ठीक है। तो 12 महीने होते हैं ना, तो डिवाइड कर दिए मैंने 12 को, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 125 रुपये पर मंथ आ रहा है। तो बच्चों 125 रुपये पर मंथ तो आई थिंक आप लोग दे सकते हो, क्योंकि ये तो 1 लीटर पेट्रोल भी 125 का नहीं है, 1 लीटर पेट्रोल भी 240 का है या 235 का है। अभी जब ये मैं शायद वीडियो अपलोड करूँ तो और बढ़ ना गया हो, तो बस इसीलिए इसकी फ़ीस रखी है। अच्छा देखो, इस फीस में आपको हम, अब आप बोलोगे सर आप लेक्चर तो यूट्यूब पे भी दे रहे हो, तो बेटा देखो लेक्चर तो मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ, लेकिन आपको इसमें नोट्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको लाइव सेशन के लिंक्स मिलेंगे, टेस्ट सेशन के लिंक्स मिलेंगे। इसमें आपको जो है वो मॉडल पेपर के सॉल्व, गैस पेपर के सॉल्व, मॉडल पेपर गैस पेपर भी मिलेगा, 5 ईयर का सॉल्व मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जो है वो गाइडेंस मिलेगी, साथ ही साथ आपको जो है वो इंपॉर्टेंट मटेरियल, फार्मूला शीट्स, तमाम चीज़ें मिलेंगी उस ग्रुप में। तो इसीलिए इसकी फ़ीस, अब इतना सब सामान बनाना भी तो पड़ता है ना, देना है तो बनाना भी पड़ेगा, तो इसीलिए इसकी हमने इतनी फ़ीस रखी है। ग्रुप जब 500 से शुरू हुआ था तो उस वक्त 6 महीने थे हमारे पास सिर्फ, ठीक है। और 6 महीने के साथ साथ जो है वो आपको हम क्या करते थे कि हम आपको जो है वो सिर्फ मैथ करा रहे होते थे और फिज़िक्स, और नोट्स देते थे। लेकिन फिर जब साल, अब पूरा साल भी है, नोट्स भी है, लेक्चर्स भी हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो इसीलिए इतना ज़्यादा लग रहा है फ़ीस। आई होप मेरी बात समझ गए होगे आप लोग। अगर कुछ ना आया हो समझ तो पूछ लेना, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।